नियम भी रहें, अधिकार भी रहें, विकास की राह में विचार भी रहें, ना हो नियंत्रण इतना कि आवाज़ दब जाए, ना हो स्वतंत्रता ऐसी कि जवाबदेही मिट जाए। द FCRA 2026 amendment is more than a legal reform. It is a debate about democracy, transparency, regulation, and national security. In today's debate, we're going to examine these same perspective with facts, reason, and constitutional values. For this, I want to call upon the screen Mr. Sameer Pandey sir. थैंक यू सुमन। सर, आज की जो हमारी डिबेट है वो बेसिकली ऑन FCRA अमेंडमेंट 2026 अभी रिसेंटली MHA ने आपके नोटिफाई किए हैं। कुछ आपके प्रोविजंस है दैट दे हैव अमेंडेड इन जो आपका लेजिस्लेशन था FCRA का उसमें। अब सर इसमें मैं आपको स्टोरी सो फार जैसे बता रहा हूँ कि ऑन जून 22 आपका ये होम मिनिस्ट्री ने आपने कहीं ना कहीं आपके FCRA के अंदर आपका अमेंडमेंट लेके आए। ठीक है, FCRA जो एक्ट है हमारा वो 2011 का एक्ट है। रिसेंटली भी अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स पे देखने को मिलते हैं। 2018 में है, 2020 में है और अब ये आपका है। तो क्या आप हमें बताएं कि ये क्या है, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर, या कैसे अभी हम जैसे FCRA जो है वो बेसिकली आपके NGO को कंसर्न करता है। ऑल दोज NGOs who are receiving foreign funds, they have to register themselves with under this FCRA regime. तो ये क्या जो फॉरेन डोनेशंस जो आपके आते हैं, ये क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, जो आपके विदेश से हमारे देश में कोई अनुदान आता है उसको नियंत्रण करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। और इस अधिनियम के अंतर्गत अगर आप देखिएगा तो गवर्नमेंट इस बात को लेके बहुत ज़्यादा सजग है। और कई बार आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिस्टर अमित शाह को पार्लियामेंट के पटल पे आप ये कहते हुए सुनेंगे कि ये जो आपके नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये धर्म परिवर्तन करने में भूमिका निभा रहे हैं। भारत के खिलाफ ये कई बार एक तरह से एंटी इंडिया स्टैंड आपके लेते हैं। भारत की अखंडता एकता को चुनौती देने में ये आपके कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने कई सारे मंचों पे इस बात को उठाया है कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपके देश के अंदर हैं वो फॉरेन फंडिंग का गलत उपयोग कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन में कर रहे हैं, आपकी सरकार के विरोध आंदोलन करने में कर रहे हैं, भारत की अखंडता एकता को चुनौती देने में कर रहे हैं। अब इसका पर्सपेक्टिव बहुत वाइड है। अगर आप देखिएगा तो जो सो कॉल्ड अर्बन नक्सलिज्म का कंसेप्ट है उसको भी इससे जोड़ा जा सकता है। अभी आप देखिएगा कि पूरे विश्व में अरब स्प्रिंग, वेलवेट रिवॉल्यूशन, रोज रिवॉल्यूशन, ट्यूलिप रिवॉल्यूशन, जगह जगहों पे ये रिवॉल्यूशन हुए हैं। उन रिवॉल्यूशंस में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत मेजर रोल प्ले किया। रिसेंटली श्रीलंका में देखे या आपने नेपाल में, बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश आप देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए। तो यहाँ पे लार्ज स्केल NGOs ने आपके तख्ता पलट करने में भी सक्षमता प्राप्त की है। तो ये सब बातें ऐसी हैं जिनको देख के सरकार सजग है, क्योंकि भारत एक बड़ा डेमोक्रेसी है और भारत काफ़ी अब समय से स्थिर हो रहा है। अगर आप देखिएगा तो 1990s से 1999 तक पूरा जो सिस्टम चला उसको हम बोले आया राम गया राम। उसके बाद हमारे यहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट आपका काम करना शुरू किया, जो आप देखिएगा 1999 से 2014 तक रहा। 2014 से अब सिंगल पार्टी गवर्नमेंट आपके सेंटर में काम कर रहा है, हाईली स्टेबिलिटी के साथ आपका काम कर रहा है। इस बार भी कोलिशन आपका बना है। तो बहुत सारे देश जो अधिक शक्तिशाली हैं वो छद्म रूप से हाइब्रिड वॉरफेयर, जो छद्म युद्ध है उसमें NGOs का सहारा लेते हैं तख्ता पलट करने के लिए, इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने के लिए। अगर आप 2014 का रिपोर्ट देखिएगा तो उसमें कैम्ब्रिज एनालिटिका एक कंपनी रही है कांग्रेस को जिसने सोशल मीडिया का उपयोग करके इलेक्शंस को इफेक्ट करने का कोशिश किया था। तो ये सब पॉसिबल है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। इसलिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस बात को लेके काफी सजग है और बार बार आपके फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो FCRA आपका है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा गवर्न किया जाता है, उसको आपके अमेंड कर रही है ताकि कोई भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कोई ऐसा काम ना करे जिसके चलते भारत की अखंडता एकता को चुनौती दिया जाए। बड़े स्तर पे धर्म परिवर्तन इन लोगों ने आदिवासी क्षेत्रों में किया है, उसको भी
ध्यान में रखा जाए। सर तो जैसे कि हम एनजीओज को देखते हैं, तो एनजीओज तो हमारे देश में पहले ही ऑलरेडी रजिस्टर्ड ही है सर। जो एनजीओ की फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं इंडियन ट्रस्ट एक्ट से, आपके कंपनीज 2013 के एक्ट से आपके हैं, तो ये सारे तो ऑलरेडी आपके रजिस्टर्ड हैं। तो एक नया आपका एक ऐसा रजिस्ट्रेशन इज अ डिफरेंट थिंग, बट यूज ऑफ मनी इन एनी फील्ड इज अ डिफरेंट थिंग। रजिस्टर्ड तो है तो पैसा तो मिले, रजिस्ट्रेशन के बिना पैसा नहीं मिलेगा आपको। तो रजिस्टर्ड है, पैसा तो मिल गया, लेकिन अब उस पैसे का उपयोग कहां पे कर रहे हैं? पहले आप देखिएगा कि एनजीओ 100% जो पैसा उनको मिल रहा है अपने प्रशासन पे ही खर्चा कर रहा है। अब एक आदमी का एनजीओ है, वो सारा पैसा अपने पे खर्चा कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा, एडमिनिस्ट्रेशन पे ही। फिर गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बनाया कि नहीं भाई 50% आप खर्चा कर सकते हो। फिर उसको और मॉडिफाई किया, आप कहा 20% ही खर्चा कर सकते हो। फिर आपके उसमें और चेंजेस किए कि आप केवल और केवल वो पैसा न्यू दिल्ली के एसबीआई के बैंक अकाउंट में ही ले सकते हो। फॉरेन फंडिंग का एक ही आपका बैंक है जहां पे आप पैसा ले सकते हैं, एसबीआई का। उसमें ये भी कहा कि जितने भी आपके कर्मचारी होंगे सबका आप आधार नंबर हमारे साथ रजिस्टर करवाइए, फॉर्मल रजिस्ट्रेशन, सबका फॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो ये सब आपके लगातार जो बदलते हुए परिवेश हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके अचानक ही कोई लोकल पॉलिटिकल पार्टी सामने आ रही है और वो लार्ज स्केल मास मूवमेंट का रूप ले रहा है। इन सब चीजों से देश की जो अखंडता, एकता, जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी खतरे में बनी रहती है। इसलिए लगभग पिछले 7-8 सालों में 20,000 एक्चुअली 18,000 के आसपास नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया गया, रद्द किया गया। इसमें यह भी कहा गया है कि हर 5 साल पे आपको लाइसेंस रिन्यू करवाना है। अब देखिए सर, जैसे अगर एफसीआरए अमेंडमेंट्स 2026 की बात करें तो इसमें कुछ की अमेंडमेंट्स थी, मैं आपको दिखाया था। जैसे कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, एनहांस ड्यू डिलीजेंस की बात करते हैं, रियल टाइम रिपोर्टिंग, मतलब आपको रियल टाइम में अपना जो भी डिस्क्लोजर है सारा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रिक्टर पेनल्टीज है आपके कहीं ना कहीं। अगर आप कोई चीज को आप कंप्लायंस नहीं करते हो, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं है, या आपने वो डिस्क्लोजर टाइमली नहीं करा है, तो आपके खिलाफ आपके स्ट्रिक्ट पेनल्टीज जैसे आपने पैसा जिस चीज के लिए लिया है, जिस पर्पज के लिए, उसके अगेंस्ट अगर आपने पैसा खर्चा कर दिया तो 1 लाख रुपए तक की पेनाल्टी, या 30% जो आपने टोटल एक्सपेंडिचर किया है उसका आपका पेनाल्टी इंपोज हो सकता है। तो स्ट्रिक्टर पेनाल्टीज आपके हैं। रजिस्ट्रेशन के भी नॉर्म्स आप देखिएगा कि अगर आप किसी स्टेट में काम कर रहे हैं और इस स्टेट में जिस एक्टिविटी के लिए रजिस्टर्ड हैं केवल उसी के लिए आप काम कर सकते हैं, किसी अन्य एक्टिविटी को कर रहे हैं तो फिर आपको 300 रुपये पर एक्टिविटी आपको देना पड़ेगा। पर स्टेट में आपको 300 रुपये रजिस्ट्रेशन में देना पड़ेगा, यूटी या हो स्टेट हो। अब सर इसमें ये चीज़ समझ में आती है, अब ये तो रिस्ट्रिक्शंस है सब ग्रांटिंग। देखिए बेसिकली क्या होता है कि हम जो बड़े शहरों में जो एनजीओ देखते हैं, दे आर कैपेबल इनफ, ठीक है, वो अपनी चीजें कर सकते हैं। बट जो छोटे शहरों के एनजीओज हैं जो आपके रीजनल लेवल पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका जो आपके अंदर हिंटरलैंड्स है उसमें आपके एनजीओज हैं, तो उनको फंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये जो लार्जर एनजीओज है, दे आर ट्रांसफरिंग ऑल दोस फंड्स टू दीज ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये जो सब ग्रांटिंग वाली जो चीज है, इस पे जो आपके हार्ड रिस्ट्रिक्शंस है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, इसकी वजह से वो सारे के सारे चोक हो जाते हैं। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये सही चीज है? या देखिए गवर्नमेंट कई बार रेगुलेशन करते करते ओवर रेगुलेशन कर देती है। भारत के बारे में ये कहा जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का भी ये आपका रिकमेंडेशन है कि इंडिया इज एन ओवर रेगुलेटेड सोसाइटी। भारत एक अति नियमित आपका देश है जहाँ पे अधिक से अधिक नियमन हर चीज़ के लिए होता है। तो हर चीज़ पे अगर नियमन किया जाएगा तो जो भी चीज़ आपका डेवलप होना है उन्हीं पिंड बडी हो जाएगा, मतलब पहले ही खत्म हो जाएगा, वो बन ही नहीं पाएगा। तो गवर्नमेंट को ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब वो एफसीआरए एक्ट्स में अमेंडमेंट कर रहा है तो उसको ये ध्यान दे कि जो अभी नेसेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अभी पैदा हुए हैं उनको भी ध्यान में रख के रेगुलेशन किया जाए। अदरवाइज अगर ओवर कंप्लायंस होगा रूल्स रेगुलेशंस का तो वो काम नहीं कर पाएंगे। एक तरफ आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत की अखंडता एकता बनी रहे, एक तरफ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो छोटे एनजीओज हैं, अभी उभरते एनजीओज हैं, उनकी जो स्वतंत्रता है वो किसी तरह से हैम्पर ना करे। अब फिर इसमें जैसे अब जो न्यू प्रोविजन थे, जैसे अलाइनमेंट विद नेशनल इंटरेस्ट के लिए आपका है, फिर कंट्री स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन, ये भी है। ये आप अगर कुछ बताएं हमें कि ये क्या है कंट्री स्पेसिफिक? बेसिकली देखिए ये भी हो सकता है कि जो एनजीओज किसी स्पेसिफिक देश से पैसा ले रहे हैं उनको भी रोका जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तान बेस्ड आपके कहीं से ऑर्गेनाइजेशन से आपका चाइना बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग ले रहा है, तो ऐसी चीजों अब देखिए ये एनजीओ की बात नहीं है, लेकिन जब केरला में बड़े लार्ज स्केल पे फ्लड आया था कुछ साल पहले,
अरब कंट्रीज बहुत ज्यादा आपके सहायता करने के UAE लिए खासकर तत्पर आपके रहे, उन्होंने फंडिंग भी आपकी भेजने की बात की और बहुत अच्छे से मतलब एक जेन्युइन सहायता करने का वो प्रयास कर रहे थे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया कि वी डोंट नीड असिस्टेंस, वी आर सेल्फ डिपेंडेंट। स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी, स्टेट गवर्नमेंट चाहती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया। तो ये बातें आपकी हो सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट, वो कोई एनजीओ वहां पे पैसा नहीं दे रहा था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट आपका पैसा आ रहा था और कुछ उसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी थे, लेकिन गवर्नमेंट मना कर सकती है, स्पेसिफिक कह सकते हैं कि भाई इस देश से आप पैसा नहीं ले सकते, इस कंपनी से पैसा नहीं ले सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है। अब इसी में आगे से जैसे मैंडेटरी डिस्क्लोजर की हमने बात करी, तो वही आपका कि 20,000 रुपए से अगर ज्यादा मिलता है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा रियल टाइम। जी जी जी। फिर स्ट्रॉन्गर कैंसिलेशन पावर्स हैं, आप जैसे बताया कि आपके 18,000 के अराउंड आपके एनजीओस को कैंसिल कर दिया, लाइसेंस कैंसिल रिन्यू नहीं किया गया। हाँ, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का कहीं ना कहीं। अब ये जो ओवर रेगुलेशन की जो आपने बात करी, तो ये सारी चीजें तो ये दिखाई देता है कि गवर्नमेंट क्या है, आपको इनको चोक करने की कोशिश कर रही है, इनके ऊपर एक कंप्लायंस बर्डन बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए ये तो रहेगा कि अगर आप कोई प्रयास करिएगा, गवर्नमेंट जैसे इसमें प्रयास कर रही है रेगुलेट करने के, तो रेगुलेशन के साथ साथ पॉसिबिलिटी है कि ओवर रेगुलेशन हो सकता है। मतलब जिस तरह का आपका इसमें इफ एंड बट्स हैं, चेक्स एंड बाइसेज हैं, रेगुलेशन कम ओवर रेगुलेशन ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। तो इसमें गवर्नमेंट को अभी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मेजर आपके रोल प्लेइंग करते हैं, उनके साथ बैठ के क्या क्या सुधार हो सकता है उसको भी ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का तो स्टेक यहाँ पे ये है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज वेलकम एंड यूज्ड फॉर नेशन बिल्डिंग एंड नॉट फॉर नेशन हार्म। वो तो इस पे बिलीव करती है कि नेशन बिल्डिंग के लिए आप काम कर रहे तो ठीक है, बट नेशनल हार्मिंग के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पे जो नेशन हार्मिंग वाली चीज, उसमें क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट भी आता है कि लार्ज स्केल पे एनजीओ कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज भी करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को। तो वो तो आप कहीं ना कहीं आप उनकी जो आपकी आवाज है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मेजर एनजीओज आप देखिएगा कि इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स को लेके आपके गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते हैं। कई बार गवर्नमेंट कहीं पे रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा है, नेशनल हाईवे बना रहा है, इंडस्ट्री लगा रहा है, जैसे कुंडाकुलम में आप देख लीजिए। तो इन सब जगहों पे आपके वहां पे इंटरनेशनल एनजीओ आपका खड़ा था जो विरोध कर रहा था गवर्नमेंट का। तो कई जगहों पे ये ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के विरोध में हो जाते हैं जहां पे गवर्नमेंट को लगता है कि ये तो देश के डेवलपमेंट को होने से ही रोक देंगे, इन्वायरमेंट के आपके एक तरह से रीजन्स को साइड करके। और इसमें जो एनजीओ सक्रिय होते हैं वो लार्जली फॉरेन फंडिंग से होते हैं, इंटरनेशनल फंडिंग से होते हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे ग्रीन पीस देख लीजिए, ऑक्सफार्म देख लीजिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल देख लीजिए। तो ये एनजीओ जैसे हैं जिनकी फंडिंग बाहर से आ रही है, जो पूरी तरह से बाहर के आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड हैं। तो उनके देश तो डेवलप हो चुके हैं, अब हमारे देश डेवलपमेंट के प्रोसेस में अब कहीं हम इंडस्ट्री नहीं बनाए तो ये तो समस्या रहेगी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्सेज इन्वायरमेंट का समस्या तो रहेगा ही, बनी ही रहेगी। अब सर इसमें आगे चलते हैं कि एग्जैक्टली अब अभी तक हमने शॉर्ट फॉर्म में देखा आपका, अब एग्जैक्टली ये जो आपके अमेंडमेंट्स थे ये आप इनको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। अब आप थोड़ा इसके बारे में बताइए, जैसे कि क्या क्या है आपके ब्रॉड बेस्ड अगर अमेंडमेंट्स की बात करें। देखिए इसमें जो आपका है, इसमें जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी ऑफिस बेरर्स हैं उन सारे ऑफिस बेरर्स का डेजिग्नेशन वो क्या कर रहे हैं उनका सब आपको देना पड़ेगा। चाहे आपके चाहे वो आपके मैनेजर है तो पहले से ही आपका है, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर इन सबों का तो रहेगा ही। उसके अलावा अगर कोई करता है अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली का, कोई पार्टनर है, कोई ट्रस्टी है, कोई भी की फंक्शनरी है, उसको आपको हर हाल में बताना पड़ेगा। प्लस इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स क्या हैं, वेबसाइट्स क्या हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी देनी पड़ेगी। कोई फंक्शनरी है, कोई बुक पब्लिश कर रहा है, कोई मैगजीन पब्लिश कर रहा है, किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखता है, उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। आपको ये भी रजिस्टर करना पड़ेगा कि किस स्पेसिफिक पर्पज के लिए आप किस स्टेट में काम कर रहे हैं, यूटी में काम कर रहे हैं। आप केवल और केवल उसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए काम कर सकते हैं। किसी अन्य काम में अगर आप पैसा खर्च करते हैं तो पेनाल्टी लगेगा। और दूसरी बात, अगर कोई अन्य काम आप करना चाहते हैं तो आपको पहले से प्रायर रजिस्ट्रेशन करवाना, फीस पे करना। अब सर यही प्रॉब्लम है क्योंकि की फंक्शनरीज की जो डेफिनेशन एक्सपेंशन है वो चीज समझ में आती है, मैंडेटरी डिस्क्लोजर वाली चीज समझ में आती है, बट ये वाली जो चीज है आपका कि दे हैव टू स्पेसिफाई कि फॉर विच पर्पस दे आर वर्किंग।
ठीक है, तो किस पर्पस के लिए वर्क करना चाह रहे हैं, या अगर उसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहे, बिकॉज आपके हमारे अगर देश में देखा जाए तो जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं दे आर कोरिलेटेड विद ईच अदर, ठीक है, जैसे एजुकेशन का कुछ काम आपका हेल्थ में देखने को मिलेगा, आपका कहीं ना कहीं रिलीजनशिप पे बेस्ड आपकी कुछ चीजें, सैनिटेशन से रिलेटेड है, आपके ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, बड़ी सारी चीजों से एक दूसरे की बातें लिंक कोरिलेशन वाली जो चीज है, अब उस पे तो कहीं ना कहीं ये आपका क्या कर रहे हैं कि आपका एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन फी पे करनी पड़ेगी, तो ये तो कंप्लायंस बर्डन को इंक्रीज करने की बात है। गवर्नमेंट को इस बात पे सोचना चाहिए, हो सकता है आने वाले समय में वापस ले। अब इसमें एक तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो अमेंडमेंट्स है आपके, वो जो प्रोग्राम्स की अगर आपने जैसे बात करी आपके कि कुछ आपके जैसे कुछ स्पेसिफाइड प्रोग्राम्स है कि हेल्थ सेक्टर में कुछ आपकी चीजें हैं, एजुकेशन सेक्टर में, रिलीजन सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, तो वो जो सारी चीजें हैं उनके बारे में थोड़ा सा ब्रॉडली हमें बताइए कि कौन-कौन सेक्टर्स हैं इसमें। जो आप देखिएगा अलग अलग सेक्टर्स पे आपके इसमें कैटेगरी बनाए गए हैं। टोटल 105 आपके कैटेगरीज हैं, उनको अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे अगर आप बात करिएगा तो एजुकेशन लिस्ट में आपका डाला गया है, जिसमें आप कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के अवेयरनेस के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज के अवेयरनेस के लिए आप कुछ प्रोग्राम आप चला सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आप एरियाज में काम कर सकते हैं। उसी तरह से अगर आप देखिए कल्चरल पर्पज के लिए 18 आपके मेजर एक तरह से कैटेगरीज बनाया गया है, लेकिन इसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल कंटेंट को एक तरह से नहीं आप शामिल कर सकते हैं। राजनीतिक आदर्श को, किसी बातों को आप इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। फिर आपके 16 कैटेगरीज धर्म के संबंध में बताया गया, लेकिन इसमें फिर धर्म परिवर्तन करवाने का कोई आप काम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखिएगा 19 कैटेगरीज इकोनॉमिक पर्पज के लिए और 30 आइटम्स आपके सोशल कैटेगरी के लिए। तो टोटल 105 आपके आइटम्स हैं जिसमें इन सारे कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है। तो सर ये जैसे आपने ये जो लिस्ट दे दी 105 पर्पसेस की, हाँ, तो क्या इसके अलावा अगर कोई पर्पसेस होंगे तो उसके लिए काम नहीं किया जा सकता? उसके लिए काम किया जा सकता होगा। उसके लिए आपकी गवर्नमेंट एक तरह से रेगुलेट करेगी, सारे फंक्शंस को इसी में ले आने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई और फंक्शंस आपके, जैसे देखिए पिछली बार जो आपके FCRA एक्ट आया है 2020 में जो रेगुलेशन आया है, उसमें सिंपली आपके ये बोला गया है कि आप पॉलिटिकल फंडिंग नहीं ले सकते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है वो नहीं ले सकता, जज नहीं ले सकता है। तो बड़े सारे चीजों के लिए पहले ही आपके बातें हटा दी गई हैं कि आप इन बातों के लिए कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं ले सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकता। तो पॉलिटिकल पार्टी को मना किया गया, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को मना किया गया, जजेस को मना किया गया, सिविल सर्वेंट्स को मना किया गया है, न्यूज़पेपर मीडिया वालों को मना किया गया है। तो अब जब इन सब को मना कर दिया गया तो लगभग यही कैटेगरीज आपके बच रहे हैं। तो ये एक तरह से कंक्लूसिव कैटेगरीज हैं। हालांकि कुछ और प्रोविजंस होंगे तो गवर्नमेंट उसके लिए भी आपका प्रोविजंस बनाएगा। अब इसी में सर फिर रजिस्ट्रेशन वाली जो बात आई थी कि व्हाट आर द पेनल्टीज फॉर वायलेशन, अगर वायलेशन करेंगे तो कुछ आपके पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी, उसके बारे में अगर आप बताएं। देखिए जैसे इसमें ये बोला गया है कि जिस पर्पज के लिए आप बनाए गए हैं, अगर उस पर्पज के लिए आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तब तो ठीक बात है। अगर आप किसी अन्य कार्य के लिए धन व्यय कर दिए, जो पैसा आपके पास है, आप NGO हैं, किसी अन्य कार्य के लिए आपने धन खर्च कर दिया, तो 1 लाख रुपए तक जुर्माना या 30% तक जुर्माना, जो आपने पैसे का मिसयूज किया, जो भी ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए तक का मिसयूज कर दिया पैसे का, तो उसका 30% क्या हो गया? 3 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए नहीं लगेगा, आपकी पेनाल्टी कितनी हो जाएगी? whichever is higher, whichever is higher, आपके 3 lakhs हो जाएगी। फिर अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन जिस पर्पज के लिए मिला है उस पर्पज के लिए आप एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ और हाँ किसी और कर, फिर भी आपके यहाँ पे 1 लाख और 30% whichever is higher आपका रहेगा, ये भी आपका है। फिर यहाँ पे अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए पैसा खर्चा कर दे रहे हैं, जो एक्सपेंड कर दे रहे हैं, जो आपको परमिटेड लिमिट है वो कितना है? 20% ऑफ द टोटल जो आपके पास आता है कंट्रीब्यूशन, उसका कर सकते हैं। तो इसमें आपके कैलकुलेट किया जाएगा, मिनिमम 1 लाख आपका फाइन होगा, या आप देखिएगा जो भी अमाउंट इन्वॉल्व किया गया होगा उसके बेसिस पे आपका पेनाल्टी डिसाइड किया जाएगा। अब सर ये वाली चीज तो समझ में आती है आपका कि आप अगर आपने पर्पस से हट के काम किया जी, ठीक है, आपने मिसयूज किया, वो चीज समझ में आती है। बट ये तो ज्योग्राफिकली कंस्ट्रेन वाली बात है कि आपको एक स्पेसिफिक एरिया में काम करना पड़ेगा। देखिए इंडिया में क्या है कि ऑल द रीजन्स आर इंटरलिंक्ड, और हम यही बात करते हैं कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो ये जो ज्योग्राफिकली आप कंस्ट्रेन करना चाह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम। देखिए इसमें एक और आप जो कंस्ट्रेंट बता रहे हैं सही बात है कि इसमें क्या किया गया है कि जिस ज्योग्राफिकल एरिया में आप काम करिएगा केवल वहीं पे काम कर सकते हैं, आपको ज्योग्राफिकल एरिया बताना पड़ेगा।
अब देखिए गवर्नमेंट का अपना लॉजिक हो सकता है, इसके बियॉन्ड, इसके पीछे ये कंसेप्ट हो सकता है कि ये जगह जगह जाके प्रोटेस्ट कर देते हैं, Yes. जहां के नहीं है वहां पे पहुंच जाते हैं, Yes, sir. जिस एरिया का पता नहीं होता उस एरिया में भी जाके विरोध कर रहे हैं। तो इन चीजों को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट का ये सारा मैंडेट हो सकता है कि आप जहां के एनजीओ रजिस्टर्ड हैं, जिस एरिया के लिए मैंडेट है, केवल वहीं पे जाएं, जहां पे आपको पता ही नहीं है कि क्या यहाँ पे हो रहा है, वहां पे जाने का आप प्रयास क्यों कर रहे हैं। तो ये आपका जोग्राफिकल लोकेटर आप कह सकते हैं, इंडिकेट एक तरह से दायरा सीमित कर दिया गया, क्षेत्रीय दायरा उनका सीमित कर दिया गया है। अभी तक सर आपने जैसे प्रोज बताए आपके इसके, अब देखिए अपोजिशन का कहना है कि ये जो आपका पूरे के पूरे अमेंडमेंट्स हैं कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिटिसिज्म की वॉइस है उसको दबाने का काम करे, ठीक है। इट इज थ्रेट टू सिविल सोसाइटी स्पेस है आपका, कहीं ना कहीं इट इज इम्पैक्टिंग द फंडिंग फॉर डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट वाला जो काम कर रहे थे आपके एनजीओ उनकी एक्टिविटीज को आपने रोक दिया, लिमिट कर दिया। फिर आपने एक्सेसिव गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है, कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज करने की कोशिश करी गई। फिर आपका डिस्क्रिमिनेटरी है, वेग प्रोविजंस आर देयर, जैसे कि जो फंक्शनरीज वाली डेफिनेशन थी उसको एक्सपेंशन में आपने कोई डिटरमाइन कोई डिफाइन नहीं किया आपने एग्जैक्टली कौन कौन आएंगे कौन कौन नहीं आ सकते। फिर आपका बर्डन कंप्लायंस आपका है कहीं ना कहीं। फिर रिस्क टू इंडिया ग्लोबल इमेज, बिकॉज इंडिया आपका डेमोक्रेसी के लिए आपकी एक टॉप मोस्ट कंट्री मानी जाती है। तो इसी अगर ऐसी डेमोक्रेसी का क्या फायदा जहाँ पे एनजीओज को अपने काम करने का फायदा ना हो, उनको बोलने का फायदा ना हो। तो सर आप इसको कैसे देखते हैं क्रिटिसिज्म को? देखिए क्रिटिसिज्म्स में तो ये पॉइंट्स वैलिड आपके देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें भारत की साख पे तो खतरा रहेगा ही, क्योंकि अगर आप लगातार एफसीआरए से एनजीओज की फंडिंग को रोकिएगा और उनके एक तरह से फंडिंग को चोक कर दीजिए। कुछ समय पहले ये भी आया था कि मदर टेरेसा की जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी भी फंडिंग रोक दी गई है। तो अब ऐसे अगर आप मैसेज दे रहे हैं पूरे विश्व को, भारत में ही, जिसका क्लियर कलर एक्सप्लेनेशन नहीं होता, अगर आपने रोका है तो रोके रहिए, फिर क्यों 2 दिन बाद 4 दिन बाद खुल जाते हैं वो चीज़ें। तो उससे यही जाता है मैसेज कि आपने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की है, प्रॉपर समझ आपने नहीं बनाया है। तो इस तरह से अगर आप बार बार ओवर रेगुलेशन करिएगा तो भारत में कोई एक तरह से एनजीओज आपके नहीं आएंगे, एनजीओज नहीं आएंगे तो पीयर टू पीयर रिलेशंस जो विश्व के साथ बनता है वो बनने बंद हो जाएंगे। कई बार एनजीओज के माध्यम से हम आपके ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी करने का प्रयास करते हैं, और ये आपके अच्छे रिलेशंस को बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो वो भी आपका एक रिस्क गवर्नमेंट अगर ऐसे करेगा तो हो सकता है। कंप्लायंस रिस्क तो है ही, बर्डनसम कंप्लायंस है, जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, जब जो काम कर रहे हैं सब इंटरलिंक्ड है, और आप हर जगह के लिए अलग लाइसेंस लें, हर जगह के लिए गवर्नमेंट को बताएं, तो ये सब भी आपके प्रॉब्लमेटिक है। डिस्क्रिमिनेटरी वेग आपके यहाँ पे प्रोविजंस हैं जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन कौन है कौन कौन नहीं है। तो ये सब आपके कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को हैम्पर करेगा ही करेगा। बट जो बेसिक जो क्रिटिसिज्म है आपका वो है कि दे आर एक्टिंग अगेंस्ट राइट टू डिसेंट, जो एवरी सिटीजन हैज दिस राइट कि वो अपने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता है। भले वो डिस्ट्रक्टिव ना हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, बट उसी को आपका कहने के हैम्पर करने की कोशिश कर रहा है एफसीआरए, क्योंकि बिकॉज अपोजिशन ने डायरेक्टली आपका ये चीज बोला है। आपके कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी का यही कहना है कि दिस इज फोर्सिंग एनजीओज टू चूज फ्रॉम अ रिजिड गवर्नमेंट मैंडेटेड लिस्ट। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो उनके इंडिपेंडेंस है, या कहीं ना कहीं आपका जो राइट टू डिसेंट वाली जो मैंने बात करी, तो उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन देखिए गवर्नमेंट ने जो लिस्ट बनाया 105 बातें, वो एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। उसमें उन्हीं बातों पे प्रोहिबिट किया जा रहा है जो कि आपके एक तरह से यूनिटी इंटीग्रिटी को खतरा कर सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं उस पे आपके गवर्नमेंट ने रेगुलेट करने का प्रयास किया। जैसे रिलीजियस कन्वर्जन पे उसने बात कहा है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आप नहीं इनकलकेट करवा सकते हैं, उस पे बात आपका कहा है। तो ऐसे कुछ बातों पे वो रेगुलेट करने की बात आपका कर रहा है। वो पहले भी था, अब इन चीजों को बहुत एक्सप्लिसिट कर दिया गया। अंतर बस इतना है, पहले वो चीजें इम्प्लिसिट थी, आप उस पर बहस नहीं कर पाते थे, आपको पता नहीं चलता था क्यों रेगुलेशन हो रहा है। अब वो बहुत स्पष्ट रूप से आपके सामने आ गया है और उसको कैटेगराइज कर दिया गया, स्पेसिफिसिटी कर दी गई है कि इन बातों पे हम रेगुलेट करेंगे। गवर्नमेंट तब भी रेगुलेट करता था बिना इन बातों के, अब भी रेगुलेट करेगा इन बातों के साथ। अब सर इसमें एक कमेटी का नाम लेना चाहूंगा मैं, 2017 की आपकी कमेटी है, विजय कुमार कमेटी आपकी कमेटी। उनका ये कहना था कि ये जो आपके एनजीओज है ये दीज आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जी, इनका काम वॉलंटरी बेसिस पे होना चाहिए और वो लाइट टच रेगुलेशन की बात करते हैं। कहीं ना कहीं इनके ऊपर ऐसा हाथ रखना चाहिए जो आपका हाथ तो हो बट कहीं ना कहीं आपका नरम हाथ, ठीक है, ज्यादा सख्ती नहीं दिखाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपके ये जो आपके एनजीओज हैं ये आपके सिर्फ यही काम नहीं करती हैं आपका कि कोई वेलफेयर का काम कर रही है,
इसके अलावा भी गवर्नमेंट की स्कीम्स को प्रमोट करने का, उनकी एक्सेसिबिलिटी का, लास्ट माइल कनेक्टिविटी का, ये सारे काम भी करती है। दिस इज एक्टिंग एज एन कैटलिस्ट फॉर सोशो इकोनॉमिक चेंज। तो वो सारे फंक्शंस को भी कहीं ना कहीं आपके हैम्पर कर रहे हो आप ऐसे रेगुलेशन से। एकदम कर रहे हैं। देखिए एनजीओज का फंक्शन ही होता है, दे विल कॉम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट, दे विल कम्पीट विद द गवर्नमेंट एंड दे विल कन्फ्रंट द गवर्नमेंट व्हेन नेसेसरी। हाँ, व्हेन नेसेसरी, मतलब ये तीनों आपका है कि ये सरकार के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। सरकार ने कि स्कूल खोला, ये भी स्कूल खोल के बैठ जाएंगे। अब जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी बच्चे वहां पढ़ेंगे। दे विल कम्पीट विद द गवर्नमेंट, ठीक है। दे विल आपके कन्फ्रंट द गवर्नमेंट, लगेगा कि नहीं भाई गवर्नमेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है या नागरिकों के अधिकारों का आपके ट्राइबल मूवमेंट्स आपका है, तो वहां पे कन्फ्रंट कर देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। दे कॉम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने स्कूल दिया तो ये अच्छे एजुकेशन, अच्छे टीचर्स की व्यवस्था कर सकते हैं, बैग की व्यवस्था कर सकते हैं, अच्छे बुक्स की व्यवस्था कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छी हेल्थ सिस्टम की व्यवस्था, तो ये तीनों काम करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट को डेवलपमेंट ले आना है, ट्रू डेमोक्रेसी ले आना है, तो हर हाल में एनजीओज का होना अनिवार्य है हमारे देश में। आप कंक्लूजन पे आए थे सर, जैसे आपने बताया कि सपोर्टर्स जो है इसके वो यही कह रहे हैं आपका कि दे हैव टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। ये आपके जो अमेंडमेंट्स हैं आपके, ये आपके कहने के मिसयूज ऑफ फॉरेन फंड्स को रोकते हैं, आपके नेशनल सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी की बात करते हैं। दे आर इंश्योरिंग कि जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशंस आपके प्रिवेल करें सोसाइटी के अंदर, ठीक है। कहने के जो सोशल कैपिटल की बात करते हैं, सोशल गुड की बात करते हैं, उसको एनहांस करने के लिए, ठीक है। ऐसी अपोजिशन आपका कहता है कि आपका कर्ब करे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कहीं ना कहीं आपका एक्सेसिव रेगुलेशन करने की बात करते हैं, ठीक है। ये आपका डिस्करेज कर रहे हैं जेन्युइन एनजीओस को। तो ये कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड आपका अप्रोच बन जाता है। तो इसमें आपसे जानना चाहूंगा कि लास्ट में हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा आपका, कि ये कैसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या रहेगा? देखिए इसमें जो विजय कुमार जी का रिकमेंडेशन आपका है एनजीओ को लेकर, और सेकंड एआरसी का भी रिकमेंडेशन है कि गवर्नमेंट को रेगुलेशन, लाइट टच रेगुलेशन करना चाहिए। गवर्नमेंट को ओवर रेगुलेटेड कंट्री बनने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जरूर बैलेंसिंग द नेशनल इंटरेस्ट एंड द आपके रिलीजियस राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट एनजीओज आर वर्किंग विथ प्रॉपर फ्रीडम एंड रेगुलेशन शुड बी लाइट टच्ड, मतलब बहुत आपके कहा जाएगा कि हल्के हाथ से इनके ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि एनजीओज आर मस्ट फॉर डेमोक्रेसी। दे कम्पीट, confront and complement the government when necessary। तो सर यही हमारा वे फॉरवर्ड है कि इनकी क्लियर, फेयर, नॉन आर्बिट्री इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए इन गाइडलाइंस का, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस होना चाहिए, रेगुलर डायलॉग होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर ओवरसाइट विदाउट ओवररीच। तो आपने जो लाइट टच की बात करी वो यही आता है कि स्ट्रॉन्गर ओवरसाइट बट ओवररीच ना हो। फिर वी हैव टू एम्पावर सिविल सोसाइटी एज अ नेशन बिल्डर, ठीक है। तो यही आपका रखेंगे। नागरिक समाज को मजबूत करना जरूरी है देश में। सो ना नियंत्रण अधिक हो, ना आजादी बेहिसाब, संतुलित नीति ही बनेगा देश लाजवाब। तो सर आज की डिबेट में हमने देखा कि कैसे एफसीआरए अमेंडमेंट्स आपका क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, जिनके प्रोविजंस क्या क्या है, आपका कंक्लूजन देखा और लास्ट में वे फॉरवर्ड भी देखा जी। सो आज की डिबेट के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।